आफ्टर क्रिएशन ऑफ वेबसाइट सब हो गया, डिज़ाइन कर लिया, सब हो गया, कंटेंट भी लगा दिया, लेकिन उसके बाद वेबसाइट की ट्रैफिक को किसी तरीके से इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं या ट्रैफिक कम आ रही है या नहीं आ रही। तो 10 ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से आप ट्रैफिक को बूस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िया कमाल है। मैं एक फ्रीलांसर हूँ और 4 साल से वेबसाइट डिज़ाइनिंग में और मार्केटिंग पे काम करता हूँ। 10 ऐसी चीज़ें जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो आपकी वेबसाइट ट्रैफिक को बढ़ा सकती हैं, काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकती हैं। मैंने इन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छा रिजल्ट किया है। एक स्क्रीनशॉट इधर है और कुछ दिनों में या महीनों में दूसरा स्क्रीनशॉट। ऑर्गेनिक कीवर्ड आप देखें कितना फ़र्क आ गया है और ये सारे गूगल में रैंक हो चुके हैं। और इन सारे प्रोसेस के पीछे जो ये रैंकिंग बढ़ी है उसके पीछे जो 10 चीज़ें हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको बतानी है। लेट्स गो, पहली चीज़ की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द फर्स्ट थिंग ऑन योर स्क्रीन इज ऑप्टिमाइजिंग योर लोडिंग स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट जल्दी लोड नहीं हो रही तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। जब भी आप ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करते हैं या अपनी ट्रैफिक बढ़ेगी तब जब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी होगी, और प्रेजेंस तब होगी जब वो सर्च इंजन की तरफ से एक्नॉलेज होगी या रैंक होगी। तो सर्च इंजन मेरी नज़र में जो पहली चीज़ें सामने रखता है वो आपकी लोडिंग स्पीड पे होती है। अगर आपका क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आता है या आपका व्यूअर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो सही तरीके से लोड नहीं हो रही तो ज़्यादा चांसेस है वो जंप करेगा और आपका बाउंस रेट इंक्रीज कर देगा। बाउंस रेट क्या होता है? यही, जब आपकी वेबसाइट नहीं काम कर रही है, उसको मज़ा नहीं आ रहा आपकी आर्टिकल पढ़ के, तो वो जंप कर जाएगा नेक्स्ट वेबसाइट पे, जिसकी वजह से बाउंस रेट इंक्रीज हो जाएगा और रैंकिंग डिक्रीज हो जाएगी और आपकी वेबसाइट ट्रैफिक भी डाउन चली जाएगी। लोडिंग स्पीड क्या होती है? आप एक वेबसाइट को ओपन करते हैं और वो कितना टाइम ले रहा है अपनी इमेजेस और टेक्स्ट को लोड करने में, वो आपकी लोडिंग स्पीड होती है। इसको आप ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं? WP रॉकेट से, इमेज की ऑप्टिमाइजेशन से, फॉन्ट की ऑप्टिमाइजेशन से। मैं पूरी एक वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर, जिस वीडियो में आप देखेंगे कि एक नॉर्मल वेबसाइट जिसकी कोई B या C ग्रेड पे स्पीड होती है उसकी A या A+ पे कैसे लेके जानी है, कौन से प्लगइन्स मैं यूज़ करता हूँ, उसकी सेटिंग्स कैसे करता हूँ, ये सारी वीडियो आ रही है। और ये स्पीड टेस्ट आप आराम से GT मैट्रिक्स एक वेबसाइट है वहाँ से जाके कर सकते हैं। उसके बाद आप पेज स्पीड इनसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। तो आपकी ग्रीन एरिया में होनी चाहिए वेबसाइट की, यानी कि 80% से प्लस होनी चाहिए दोनों वेबसाइट्स पे, मोबाइल में भी डेस्कटॉप में भी। GT मैट्रिक्स एक ही स्पीड देता है लेकिन पेज स्पीड इनसाइट दोनों, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों की बता देता है। आपकी दोनों ग्रीन एरिया में होनी चाहिए। आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके फॉन्ट अच्छे होने चाहिए और ओवरऑल आपकी एनिमेशन अगर है वेबसाइट में तो वो सारा कुछ इस तरह ऑप्टिमाइज हो कि वो जल्दी लोड हो जाए, जिसकी वजह से आपका बाउंस रेट बेहतर हो जाएगा और ट्रैफिक आने में या रैंकिंग में ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और जब रैंक हो जाता है तो ट्रैफिक आ ही जाती है। सो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि आप एनिमेशन और इमेजेस का इस हिसाब से इस्तेमाल करें कि आपकी वेबसाइट पे ज्यादा लोड ना जाए, ज्यादा प्लगइन्स को ना इस्तेमाल करें या ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें ना उसमें लोड करें, एक्स्ट्रा चीजें डिलीट कर दें, एक्स्ट्रा थीम्स डिलीट कर दें। उससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बेहतर हो जाएगी, आपकी वेबसाइट पे लोड कम हो जाएगा। मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है, इस पे आई कार्ड पे लिंक पे आ जाएगा और मेरे चैनल पे जाके आप देख भी सकते हैं। तो उस पर मैंने बड़ा डिटेल में इसको बताया हुआ है। नंबर 1 आपका पॉइंट ये था कि आपने वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि उसमें बाउंस रेट का मसला ना बने और यूजर शिफ्ट ना करे दूसरी वेबसाइट पे। जब गूगल इस चीज को नोट करेगा कि यूजर ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहा है तो वो उसको रैंकिंग में लेके जाएगा खुद ब खुद ही। सो द सेकंड थिंग ऑन योर स्क्रीन इज ऑप्टिमाइजेशन फॉर मोबाइल एंड टैबलेट डिवाइसेस, यानी कि इसको हम नॉर्मल लफ्ज में रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। पूरी एक वीडियो बनी हुई है, वो भी चैनल पे जाएं, आई कार्ड में लिंक भी आ रहा है, इधर थंबनेल भी आ रहा है। कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। मतलब आजकल के दौर में नॉर्मल लोग मोबाइल यूज करते हैं जो काफी IT इंडस्ट्री में काम नहीं करते, वो मोबाइल पे वेबसाइट सर्व कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस के रिलेटेड अक्सर वीडियोस में एक स्क्रीनशॉट मेरी वेबसाइट का चलता है, 41% ट्रैफिक मोबाइल से आ रही होती है। तो अगर आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के हिसाब से या टैबलेट के हिसाब से, मेजरली इसको मोबाइल में ले जाते हैं, मोबाइल के हिसाब से रिस्पॉन्सिव नहीं है या ऑप्टिमाइज नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिस करते हो। और जो लोग मोबाइल पे सर्व कर रहे हैं उनके लिए आपकी वेबसाइट बेहतर नहीं होती, आपकी जो वेबसाइट का टेक्स्ट है वो ख़राब हो जाता है, इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं होती, तो उसकी वजह से आपकी जो बहुत सारी ट्रैफिक है वो मोबाइल से मिस हो जाती है। और जब गूगल इस चीज़ को नोट करता है तो वो डेस्कटॉप में भी डी रैंकिंग की तरफ जाने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करें तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाएं, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, टैबलेट्स के लिए भी। इससे भी आपकी वेबसाइट ट्रैफिक काफ़ी बूस्ट हो सकती है। मैंने पर्सनली इन सब चीज़ों को यूज़ किया और मेरी वेबसाइट का विद इन मंथ्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ गया है, जो मैंने स्क्रीनशॉट स्टार्ट में भी दिखाया था और अभी फिर यहाँ पे कहीं लगा दूंगा कि जो ऑर्गेनिक कीवर्ड है वो किस ग्राफ से, किस स्पीड से इंक्रीज हुए। इस पॉइंट का सिंपल मतलब यही था कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल में इजी टू रीड, इजी टू नेविगेट हो, इस्तेमाल करने में आसान हो, यूजर को किसी किस्म की टेंशन ना हो मोबाइल में आपकी वेबसाइट यूज करते हुए। एंड थर्ड थिंग इज, जो मुझे बहुत देर बाद एहसास हुआ कि सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी जरूर होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्रेजेंस से मुराद है आप आर्टिकल पोस्ट करें तो उसको डिफरेंट सोशल मीडिया पे लिंक के साथ लगाना है। ऐसे नहीं लगा देना कि आपने टाइटल लगा दिया और सिंपल एज इट इज़ आपने कंटेंट पोस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट के नाम से। नहीं, लिंक प्रॉपर यूज़ करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह इस चीज़ पे
आउटरीच को कम कर देते हैं अगर आप डायरेक्ट लिंक यूज करते हैं। तो उसके लिए आपने काम करना है कि आपने सारा कंटेंट कैप्शन में लगा के एक इमेज अच्छी सी लगा के और ऊपर मेंशन कर देना है कि द लिंक ऑफ आर्टिकल इज इन द फर्स्ट कमेंट, और फर्स्ट कमेंट में जाके अपने लिंक लगा देना। डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप यही कर सकते हो। इससे ये होता है कि आपको एक बैकलिंक टाइप भी मिल जाता है, और दूसरी बात ये कि आपको जब सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रही होती है तो फिर गूगल इस चीज़ को जब नोट करता है तो वो अपनी तरफ से भी रैंकिंग देने की कोशिश करता है कि लोग अगर वहां से आके पढ़ रहे हैं तो ये इसमें कोई अच्छी चीज़ है। दोनों तरह का, यानी कि बाहर की हवा भी उसको लग जाती है और वो एक बेहतर चांस होता है उसको जल्दी रैंक करने का। सोशल मीडिया पर्सनली मैं ये यूज़ करता हूँ कि 3-4 सोशल मीडिया या मेरी एक टीम का बंदा डेली 1 या 2 पोस्ट डिफरेंट सोशल मीडिया पे लगा देता है लिंक के साथ, और वहां से अगर कोई ट्रैफिक आती है तो जिस तरह आपने नोट किया होगा, आप अगर फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई पोस्ट करते हैं तो जो फर्स्ट उनके मिनट्स होते हैं उसमें जो ट्रैफिक जल्दी अगर आती है तो फिर वो एंड तक काफ़ी अच्छा उसका एंगेजमेंट रेट चला जाता है। तो यही होता है कि जब स्टार्ट में आपकी ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है तो फिर वो एक दफ़ा पोस्ट चल जाती है, उसकी आउटरीच खुद ब खुद बढ़ जाती है। अगर स्टार्ट के कुछ देर में अगर आपकी ट्रैफिक सही नहीं आ रही तो उसमें मसला बनता है। ये ओवरऑल एल्गोरिदम में ही काम करता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ अपलोड की और स्टार्ट के कुछ घंटों में उसकी ट्रैफिक नहीं आ रही तो आपको चाहिए उसे डिलीट करके दोबारा अपलोड करें, और उसकी वजह से फिर वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। बिकॉज स्टार्ट के मिनट में अगर आपकी ट्रैफिक आ गई तो फिर उसकी आउटरीच खुद ब खुद फेसबुक बढ़ा देता है। फेसबुक सारे एल्गोरिदम उसकी खुद ब खुद फिर जो ट्रैफिक है, आउटरीच है, वो बढ़ा देते हैं। और सेकंड, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का फायदा ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ डायरेक्टली एंगेज करते हो। सोशल मीडिया हर बंदा इस्तेमाल करता है, मोबाइल में हर टाइम नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के चल रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपका बैकलिंक भी बन गया, आपकी ट्रैफिक भी आ गई और आप अपनी ऑडियंस के साथ डायरेक्टली एंगेज भी कर रहे हो। आपको पता होता है कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, मैंने क्या पोस्ट करना है, और उस हिसाब से आपकी वेबसाइट थोड़ी सी मजीद बेहतर परफॉर्म करती है और आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक भी खुद ब खुद बूस्ट हो जाती है। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर क्वालिटी कंटेंट। अगर आपने क्वांटिटी को फोकस किया हुआ और क्वालिटी को फोकस नहीं किया हुआ तो भी मसला बनता है। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी में हमेशा दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी क्वांटिटी 5 से 3 पे या 4 पे भी जा रही है पर वीक आर्टिकल पे तो आप उसको जाने दें, लेकिन क्वालिटी को कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। क्वालिटी कंटेंट होता क्या है, जिसमें आपका ऑडियंस एंगेजमेंट रेट ज्यादा होता है, मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं, जो रीडर्स हैं, वो उस चीज को ज्यादा देर तक पढ़ रहे हैं। आपकी क्वालिटी कंटेंट में टोन बहुत मैटर करती है, आप किस चीज पे बात कर रहे हैं, आपका फ्लो राइटिंग का बहुत मैटर करता है, आपकी इंग्लिश जो आपने वर्ड यूज किया है वो बहुत मैटर करते हैं। तो इन सब का आपने ख्याल रखना है। मतलब आपकी टोन एक जैसी होनी चाहिए। आप स्टार्ट में इंटेंट लेके चले हैं, लाइक व्हाट इज फ्रीलांसिंग, तो एक बंदा क्या इंटेंट लेके आया होगा उस हिसाब से आप राइटिंग शुरू करते हैं, और पूरे आर्टिकल में आखिर तक वही इंटेंट यूज़ हो रहा है, वही टोन यूज़ हो रही है। इसमें यू की बात हो रही है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो ये सारा टोन क्वालिटी कंटेंट में आ जाता है। उसमें आपने ओवरऑल एक फ्लो बनाना है, उसमें इंटेंट के हिसाब से कंटेंट लिखना है, आपकी टोन प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि सबको समझ आ जाए, आपका पैराग्राफ या फॉर्मेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आर्टिकल को इंसान बोर होकर ना पढ़े। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ये मैंने अलग वीडियोज़ में भी कवर किए। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ये अक्सर मैंने बार बार कवर किया, और ये ही वो फैक्टर्स हैं जो आपकी वेबसाइट ट्रैफिक को काफी इंप्रूव करते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट के साथ ये किया है, इस वजह से मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, और आने वाले दिनों में शायद मैं कंप्लीट एक कोर्स टाइप भी ले आऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि वेबसाइट की एसईओ मैं किस तरह करता हूँ और किस तरीके से उसको मैं बेहतर आउटरीच के लिए यूज़ करता हूँ। तो वो उसका भी आप इंतजार करें, कमेंट में लिखें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं शायद उसको जल्दी बना दूँ। तो ये क्वालिटी कंटेंट का पॉइंट था। इसमें आपने क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी वाले पॉइंट को जो मैंने क्लियर किया है उसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। द फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज़ योर कीवर्ड वाइजली। मतलब कीवर्ड क्या होता है, जो फोकस कीवर्ड आप यूज़ कर रहे होते हैं उसको आपने पूरे आर्टिकल में बड़ा एक इफेक्टिवली यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर आपका पूरा आर्टिकल उसकी कीवर्ड वेरिएशन पे भी फोकस करो। लाइक मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है 10 फ्रीलांसिंग साइट्स इन पाकिस्तान। आप अगर जाएंगे टिप्सॉन्ट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें आप देखेंगे फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, वेबसाइट इन पाकिस्तान, ये सारे कीवर्ड है। तो पूरे आर्टिकल में इस कीवर्ड की वेरिएशंस यूज हो रही हैं, इस कीवर्ड के इर्द गिर्द बात हो रही है, डिफरेंट चीजें बीच में इंक्लूड नहीं हो रही, जिसकी वजह से गूगल को ये पता चलता है कि ये इस कीवर्ड पे तकरीबन इसने सब कुछ कवर किया हुआ है। टॉपिकल कवरेज पूरी है। एक मेन कीवर्ड है, उसके अंदर सारे जो छोटे टॉपिक हैं उसके कवर हो रहे हैं। फ्रीलांसिंग में मार्केट प्लेस कवर हो रही है, उसकी स्किल्स कवर हो रही है, हाउ टू स्टार्ट हो रहा है, ये सब कुछ कवर हो रहा है। तो इस चीज़ को एक पॉजिटिव एक पॉइंट मिल जाता है कि इसने इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारा डिटेल में मवाद लिखा हुआ है। तो ये एक यूज़र के लिए अच्छा है, बिकॉज गूगल चाहता है कि मेरे यूज़र को मैक्सिमम चीज़ें मिले और उसको फ़ायदा हो। तो इस तरीके से जब आप कंटेंट लिखेंगे, आप अपने कीवर्ड को इफेक्टिवली यूज़ करेंगे तो उस आर्टिकल के रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आपने जस्ट एक सिंपल एक आर्टिकल जिस तरह सब लिख रहे हैं लिखा हुआ है। मिलियंस की तादाद में आर्टिकल पोस्ट होते हैं, लेकिन
गूगल क्यों आपका आर्टिकल रैंक करे, ये आपने वजह गूगल को देनी है। और वो यही वजह है जो मैं अभी तक डिस्कस करता आ रहा हूँ। आपकी ये चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए जिसकी वजह से गूगल आपको पॉजिटिव सिग्नल्स ज़्यादा दे और आपके रैंक के चांसेस बढ़ जाएं। और कीवर्ड उसके कंटेंट में ऐड करने के अलावा आपके टाइटल, आपकी हेडिंग्स और इस सब में भी बिल्कुल जिस तरह मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, आपका एसईओ टाइटल होता है, आपकी हेडिंग्स होती हैं, इन सब चीज़ों में भी आपका रेलिवेंट कीवर्ड या कीवर्ड वेरिएशन ज़रूर यूज़ होनी चाहिए। और मेन कीवर्ड आपका अगर फ्रीलांसिंग है या कुछ भी है, वेबसाइट डिज़ाइन है, तो वो आपका ज़रूर यूज़ होना चाहिए ताकि गूगल को पता चले कि हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। बड़ा डिटेल में बात हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। इंटरनल लिंकिंग ये होता है कि आपके आर्टिकल में आप कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं जिसके बारे में आपने अलग एक आर्टिकल लिखा हुआ है। लाइक मैंने अभी एक आर्टिकल की बात की अपने वेबसाइट पे, 10 बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स फॉर पाकिस्तान। मतलब इसमें मैंने एक सारा कुछ बता दिया। इसके एंड पे जब आप जाएंगे, इस आर्टिकल के लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे लिखा हुआ है 5 बेस्ट वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन। वो भी एक मेरा आर्टिकल है। जब आप पूरा फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ लेंगे तो आप इंटरेस्टेड है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, 5 कौन से ऐसे तरीके होते हैं। तो वो मैंने लिंक किया हुआ है अपने एक और आर्टिकल के साथ, जो यूजर आके उसको पढ़ेगा और उस पर क्लिक करके वो मेरी वेबसाइट पे दोबारा जाके आर्टिकल पढ़ेगा। और वो आप इमेजिन करें कि वो एक आर्टिकल पढ़ के दूसरा आर्टिकल मेरी वेबसाइट पे पढ़ने जा रहा है, तो कितना टाइम मेरी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहा है। तो एंगेजमेंट रेट बढ़ गया, गूगल को एक पॉजिटिव सिग्नल मिल गया थ्रू दिस इंटरनल लिंकिंग। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके आर्टिकल में 1 2 3 इंटरनल लिंकिंग ज़रूर होनी चाहिए, जो आपके किसी और आर्टिकल को रेफर कर रही हो कि आपने अगर ये पढ़ा तो आप इसको भी जाके पढ़ सकते हैं। नाउ द सेवंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर एक्सटर्नल लिंकिंग। सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो, लेकिन ये चीज़ें समझने वाली हैं। जो एक्सटर्नल लिंकिंग होती है वो ये होती है कि अगर मेरी वेबसाइट पे कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं, स्टैट्स की मैं बात कर रहा हूँ या किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूँ जो थोड़ी सी हट गया, तो मैं उससे आउटबाउंड लिंक या एक्सटर्नल लिंक दूंगा। मतलब किसी और वेबसाइट पे, लाइक मैं किसी एक पर्सनैलिटी का नाम ले दिया तो उसको मैं विकीपीडिया का लिंक दे दूंगा, तो वो एक्सटर्नल लिंक पे चला जाएगा। इससे पॉजिटिव एक सिग्नल इस तरह जाता है कि गूगल इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि दूसरी वेबसाइट्स को, मतलब ये खुद ही सब कुछ नहीं है, ये एक पूरा वेब की तरह या एक जाल की तरह काम हो रहा है और इसको पता है कि ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। तो ये इसने इस वेबसाइट, एक स्पेशल वेबसाइट जो इस काम में स्पेशलिटी रखती है, उसको एक लिंक दिया ताकि यूज़र इसको जाके पढ़ सके और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उसके पास पूरी हो। तो इस तरीके से ये एल्गोरिदम भी काम करता है। तो एक्सटर्नल लिंकिंग भी आपकी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग जितनी ज़रूरी है, तो इसकी भी आपने ख्याल रखना है कि एक्सटर्नल भी होनी चाहिए, इंटरनल भी होनी चाहिए। मेरी वेबसाइट पर सारे आर्टिकल आप जाके पढ़ें, आपको ये दोनों चीज़ें मिलेगी, एक्सटर्नल लिंकिंग भी मिलेगी और इंटरनल लिंकिंग भी मिलेगी। द 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर नेविगेशन। आपकी नेविगेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, वीडियो पहले बड़ी लंबी हो चुकी है। नेविगेशन क्या होती है? जहां से आपका यूज़र आपकी वेबसाइट को यूज़ करता है, लाइक आपके मेन्यू, आपके हेडर्स, आपके बहुत ज़्यादा क्लटर, लिंक, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका सिंपल नेविगेशन होनी चाहिए, आपका टेक्स्ट सिंपल होना चाहिए, आपकी इमेजेस वगैरह सब ऐसी होनी चाहिए कि यूज़ करने में आसानी हो। अब मैंने अगर आपकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस पेज ढूंढा, मुझे नहीं मिल रहा, तो आपकी नेविगेशन का मसला है। आप एक क्लाइंट को खोज सकते हैं अगर आपका कॉन्टैक्ट अस पेज अपनी एक्यूरेट जगह पर नहीं पड़ा हुआ। तो इस तरह आपकी नेविगेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और आप इस चीज़ से क्लाइंट के एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। और जितना क्लाइंट आपके वेबसाइट के साथ एंगेज करेगा, जितना टाइम स्पेंड करेगा, जितनी सर्विसेज आपकी यूज़ करेगा, इसीलिए लोग वेबसाइट पे टूल भी रखते हैं। तो जितना वो उस चीज़ को यूज़ करेगा, जितना टाइम स्पेंड करेगा, गूगल उतना पॉजिटिव उस चीज़ को लेगा और वो आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा, जिसकी वजह से आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी। द 9th इंपॉर्टेंट थिंग इज ऐड विजुअल कंटेंट। विजुअल कंटेंट क्या होता है? इमेजेस, इन्फोग्राफिक, वीडियोस, ये सब कुछ आपने ये भी जरूर ऐड करना है। उसकी वजह से आपका बोरिंग आर्टिकल नहीं लगता। आपने डिफरेंट इमेजेस यूज किए हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक फ्रीलांसिंग, तो मैं वहाँ पे एक ऐसी इमेज लगा दूंगा जिसमें एक लड़का ओपनली, यानी कि ओपन स्पेस में, यानी कि विदाउट एनी कोई रिस्ट्रिक्शन, जैसे बैठ के बंदा या किसी बीच पे बैठ के काम कर रहा है, तो इस तरह की एक इमेज लग जाएगी। तो वो एक रिलेटिव इमेज होगी, तो उसको व्यूअर भी रिलेट करेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज करें। आप विजुअल कंटेंट जब लगाएंगे तो एंगेजमेंट रेट अगेन बढ़ जाएगा। गेम सारी एंगेजमेंट रेट की होती है और क्लाइंट का फ्लो भी उस हिसाब से सेट रहेगा। एक, यानी कि अक्सर मैं एक बात करता हूँ, न्यूज़पेपर नहीं पड़ेगा वो, आपने डिफरेंट तरह की चीजें जब उसमें यूज की हुई है तो उसको एंगेज करने में आसानी होगी। और सबसे मेन जो काम है वो आपके टेक्स्ट को ब्रेकअप करने में मदद करेगा। आपके वाला ब्रेकअप नहीं, दूसरा वाला, सेंटर में इमेज अगर आ गया तो वो उसके साथ, यानी कि एक टाइम मिल जाएगा। वो सिंपल ये एक फिलॉसफी सी होती है या एल्गोरिदम होता है क्लाइंट को ज्यादा अपनी वेबसाइट पे रोकने के लिए या उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने कंटेंट को, ताकि वो ज्यादा पढ़ा जाए और ज्यादा आउटरीच में जाए। 10th एंड लास्ट थिंग इज मॉनिटर योर एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मतलब आपके स्टैट्स, आपकी वेबसाइट किधर जा रही है, कौन से कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, कौन से ट्रेंड में आ रही है, सब कुछ आपको कहां से पता चलेगा? गूगल सर्च कंसोल, एचरफ की
जो फ्री टूल्स हैं एसईओ के, वहाँ से पता चलेगा। उसके बाद आपको गूगल एनालिटिक्स से पता चलेगा, आपको एसईएमआरएस से पता चलेगा। ये सारी चीज़ें आप यूज़ करें, जिसकी वजह से आप मॉनिटर करेंगे कि आपकी वेबसाइट किधर रैंक हो रही है, क्या हो रही है। उस हिसाब से आप अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करें और फिर आप सिंपली अपनी वेबसाइट को इस तरह नेविगेट कर सकते हैं जिस तरह आपकी जो ऑडियंस है वो चाहती है। मतलब अगर आप अपनी किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में अगर आपकी मेजरमेंट नहीं है तो आप ज़्यादा टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से लेके चलते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, आपने अपने एनालिटिक्स को ज़रूर देखना है। तो आपने अपने एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल से जाके सारे कीवर्ड्स के मुताबिक इंप्रेशन, क्लिक्स और कहाँ पे रैंक हो रहे हैं, किस हिसाब से स्ट्रेटजीज बनानी है, नेक्स्ट क्या काम करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह आर्टिकल को कवर करना है, उन सारी स्ट्रेटजीज को आप एनालिटिक्स देख के ही डिजाइन करेंगे और वो बेस्ट ऑप्शन यही होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टूल पर्सनली गूगल एनालिटिक्स में यूज करता हूँ। उसमें ये होता है कि आपको रियल टाइम भी और ऑडियंस का कंप्लीट बिहेवियर भी पता चल जाता है, वो किस तरह आपकी वेबसाइट के साथ रिलेट कर रहे हैं, किस तरह वो उस कंटेंट को पढ़ रहे हैं। तो आपको नेक्स्ट स्ट्रेटजीज बनाने में, नेक्स्ट आर्टिकल लिखने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ये थी 10 ऐसी चीज़ें जो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकती हैं। मकसद आपका यही है कि जितना आपका एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा, जितना यूज़र टाइम स्पेंड करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, उतना ज़्यादा आपको ऑडियंस का आउटरीच मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये काम होता है। पर्सनली मैंने ये कई वेबसाइट पे अप्लाई किया और जिसकी वजह से मैंने ये आपको 10 पॉइंट बताए हैं। अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।